So once again, good morning to all the students of Pioneer Central School of Class 10th and all the students worldwide. So today we'll be discussing the fourth and the final class on the chapter Federalism. So today we have to discuss the topic decentralization in India. So what do we understand by decentralization? What do we understand here by decentralization? What is the meaning of this? In simple English terms, if you see, decentralization means the power being divided. है ना? Decentralization means power being divided, है ना? The power is being divided. This is known as decentralization. Initially we know that we had only two. Initially we know that we had only two forms of government. One is the central government, also known as the union government, है ना? And the second was the state government, है ना? Before 1992 there was nothing called as a local government or the Panchayati Raj. Before 1992 there was nothing called as such as the local government or the Panchayati Raj. तो इसमें क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी उसमें, उसके मुख्य रूप में, उसके विचारधारा में थी, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में थी. लेकिन फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं, जो जमीनी तौर पे जो दिक्कतें हैं, जो गांव में दिक्कतें हैं, जो शहर के अंदर दिक्कतें हैं, उसके लिए जो है वहां के लोग उसके बारे में बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं. तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, अब सेंट्रल और स्टेट के साथ एक और तीसरा हम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे, और अगर वो गांव में है तो जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं. अगर गांव में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज भी बोलते हैं. तो इसे ही कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन. जब सेंटर से और स्टेट से कुछ पावर को लेके यहां लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को लेके जब लोकल गवर्नमेंट को दिया गया तो उसे ही हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. दैट इज नोन एज पावर बीइंग डिवाइडेड, डिवीजन ऑफ पावर, है ना, अमंग द थ्री डिफरेंट बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट. पहले सिर्फ सेंट्रल और स्टेट हुआ करता था, तो फिर ऐसा प्रतीत हुआ जब बहुत सालों से ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी भी जो है डेवलपमेंट जो है गांव में उस स्तर से नहीं हो रही है, या फिर शहर में जो है, शहर के अंदर उस स्तर से नहीं हो रही है जिस स्तर पे होनी चाहिए. तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि नहीं, कि एक और हमें तीसरा बॉडी बनाना चाहिए जिसे हम क्या बोलेंगे, लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे और द पंचायती राज बोलेंगे, है ना. तो वहां पे जो है फिर जाके ये 1992 में ये एक्ट हुआ, और फिर 1992-93 में ये जो है पंचायती राज लागू हो गया, और लगभग सभी स्टेट ने किया था. बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द पंचायती राज. सबसे पहले ये बहुत साल पहले इंडिपेंडेंस के बाद राजस्थान में तो कुछ समय तक आया था, लेकिन फिर जो ऑफिशियली जब ये ऑन पेपर्स आ गया, ऑफिशियली जब इसका डिक्लेरेशन हुआ कि नहीं, अब से ये जो गवर्नमेंट है परमानेंट रहेगी और इस तरह का गवर्नमेंट, इस तरह का डिविजन होगा सेंटर में, स्टेट में और लोकल में, तो उस समय जो है बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट इट. ये इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए कि बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट इट, है ना. बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट इट. और इसमें जो है रिजर्वेशन भी, बिहार ही पहला स्टेट है जिसने रिजर्वेशन दिया है यहाँ पे महिलाओं को, है ना. बिहार ही पहला वो ऐसा स्टेट है जिसने महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन भी दिया है. ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं इसके ऊपर. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. We noted above that the federal government has two or more tier of government. बताया आपको, सेंट्रल, स्टेट, है ना. We have so far discussed the two tiers of government in our country. हमने अब तक दो टीयर के बारे में पढ़ा है, अभी तक पढ़ते आए हैं. लेकिन अब डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, अब हम तीन टीयर के बारे में पढ़ेंगे. एक है सेंटर, एक है स्टेट और एक है लोकल गवर्नमेंट, सो कॉल्ड एज द पंचायती राज. बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट रन ओनली थ्रू दीज टू टीयर्स. हमारा देश इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि सिर्फ ये दो गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा. इसलिए क्या हुआ कि तीसरी गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी. स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना. जैसे कि अगर आप मान लें तो हमारा जो देश है यूपी, वो रशिया से भी बड़ा, ऑलमोस्ट रशिया के इतना ही, रशिया से भी बड़ा है. फिर अगर हमारा यूपी बिहार को मिला दें आप दोनों को, तो ये कई सारे कंट्रीज से बड़ा हो जाता है. अगर यूपी प्लस बिहार हो जाए, यहाँ पे अगर आप देख लें यूपी प्लस बिहार हो जाए, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बहुत सारे कंट्रीज से जो है ये बड़ा हो जाता है. हमारा जो ये से दो स्टेट है, ये बहुत सारे कंट्रीज से बड़ा हो जाता है ना. महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, है ना. महाराष्ट्र जहां उद्धव ठाकरे की सरकार है, वो जो है जर्मनी से भी ज्यादा बड़ा है ना. ये जर्मनी के इतना बड़ा है ना.
तो इतने बड़े देश को सिर्फ ये दो गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसमें जो है डेवलपमेंट जो है प्रॉपर रूप से, प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही थी, और इसलिए जो है एक तीसरे गवर्नमेंट की बात की गई, और तीसरा गवर्नमेंट, एक नया गवर्नमेंट आया, है ना। Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for a power sharing within the state. Federal power sharing in India needs another tier of government, and that was known as the local government. Thus, this resulted in a third tier of government called as the local government. When power is taken away from the center and the state and given to the local government, it is called as decentralization. When power is taken, when some of the powers are taken from the center, some of the powers are taken from the state, and these both combined are given to the local government, then this is nothing known as, this is called as decentralization. जब कुछ पावर सेंटर से ले लिया जाए, कुछ पावर स्टेट से ले लिया जाए, और उन दोनों को मिला के हमने जो है एक लोकल गवर्नमेंट को वो पावर्स दे दिए, तो इसे ही हम कहते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. The basic idea behind decentralization is that there is a large number of problems and the issues. मतलब इसमें कहा गया है, जो बेसिक इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स है, वो आइडिया यही है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जो वहाँ की जनता जो वहाँ रहती है, जो उस गांव की है, जो उस शहर की है, वो उसे भली भांति बेहतर समझती है बाकायदा उनसे, कि जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, या फिर जो सिर्फ राजधानी में बैठ के रूल कर रहे हैं, या फिर जो सिर्फ दिल्ली में बैठ के रूल कर रहे हैं. तो इनको ऐसा लगा कि जो उस गांव के हैं, उस शहर के हैं, उन लोगों के पास जो है पावर्स होनी चाहिए अपनी समस्याओं को का समाधान खुद से करने के लिए, और तभी ये चीज लोकल गवर्नमेंट आई. वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज व्हिच आर बेस्ट settled and known by the local people. People have better knowledge of their problems in their localities. They have a better idea of where to spend money. उनको बेहतर पता है कि कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कितने पैसे लगाने चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं का समाधान पहले होना चाहिए और किन समस्याओं का समाधान हम बाद में कर सकते हो. तो इन सभी चीज का जो आइडिया है वहाँ के लोकल पीपल को बेहतर है, ना कि उनको कि जो दिल्ली में या फिर किसी स्टेट की राजधानी में बैठ के रूल कर रहे हैं. So this helps to inculcate a habit of democratic participation. और इससे ये भी होता है कि लोगों में एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब खुद से आगे बढ़ के अपने गांव के लिए, अपने कस्बे के लिए, अपने मोहल्ले के लिए काम करने का एक जज्बा पैदा होता है. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely the local government. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there has been several attempts to decentralize power at the village and the town levels. वही चीजें लिखी हुई है बार बार कि बहुत जरूरत था डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, और तभी जो है डिसेंट्रलाइजेशन किया गया गाँव में और शहरों में. पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वे सेटअप इन ऑल द स्टेट्स. है ना, सभी स्टेट्स में पंचायत और अर्बन एरियाज में क्या म्यूनिसिपैलिटीज रखे गए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बता दें, अगर कोई गाँव में है, कोई विलेज में रहता है, तो वहां पंचायत होते हैं, और वहां पे पंचायत के जो हेड्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको जिला परिषद बोलते हैं, है ना. वही चीज अगर कोई शहर में रहता है, टाउन में रहता है, सिटी में रहता है, तो वहां क्या होता है, वहां म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, और वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज में क्या होते हैं, मेयर्स होते हैं, है ना, वहां पे मेयर. तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, फर्क ये है कि ये गांव में है और ये शहर में होते हैं. So local government did not have any powers or resources of their own. So thus there were little decentralization in effective forms, है ना. तो जब पहले जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, उसमें क्या था, लोकल गवर्नमेंट को जो है बहुत ही सीमित, बहुत ही कम पावर्स दिए गए थे, है ना. आज भी जो है लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पावर्स सेंटर और स्टेट अपने पास रखते हैं. आज भी ये जरूरी है कि और पावर्स जो है सेंटर और स्टेट से लेके हमारे लोकल गवर्नमेंट को दी जाए, ताकि वो और अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से काम कर सकें. So a major step toward decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the three tier of democracy more powerful, है ना. 1992 में ये आया था कि नहीं, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है और हमें एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनानी है. तो 1992 में क्या हुआ, मेजर स्टेप लिया गया, और ये किसने किया है, जो पंचायती राज है, ये किन्होंने किया है, ये बलवंत राय
कमिटी, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो है ये किया गया है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, इन्होंने जो है ये पंचायती राज का जो गठन है, जो पूरी कार्यशैली है, किस तरह से पंचायती राज को काम करना चाहिए, क्या क्या इनकी कार्यशैली प्रणाली होगी और किस तरह से ये काम करेगी, जो इसका जो पूरा ढांचा है, पूरा स्वरूप जो है वो किसने बनाया है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने बनाया है। इनको ये सौंपा गया था बनाने के लिए और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही इसे बनाया है। तो सन 1992-93 में इसे फिर लागू किया गया और फिर ये क्या सुचारू रूप से आया। बलवंत राय मेहता जी को ऑल्सो हम क्या कहते हैं, ही इज नोन एज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ही इज नोन एज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और इन्हें हम ये भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पंचायती राज, फादर ऑफ पंचायती राज, इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ पंचायती राज भी इन्हें कहा जाता है। ये सब आपकी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ये जो किसने किया है, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया है और ये जो है क्या है, इनको फादर ऑफ पंचायती राज भी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या मेन डिसीजंस लिए गए थे देखिए। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस फॉर द लोकल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था कि लोकल गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शंस नहीं होते थे। जब ये कमेटी बनी थी उस समय के बाद भी क्या होते थे कि रेगुलर समय पे हर एक, जैसे हर 5 साल पे इलेक्शंस होनी चाहिए, वो हर 5 साल पे इलेक्शंस नहीं हुआ करती थी। वो हर 5 साल पे क्या होता था, इलेक्शंस नहीं हुआ करती थी। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले कि रेगुलराइज किया गया कि इलेक्शंस इन एवरी 5 इयर्स है ना, इलेक्शंस इन एवरी 5 इयर्स है ना, हर एक 5 साल पे जो है इलेक्शंस करवाया जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हर एक 5 साल में इसमें इलेक्शंस करवाया जाए। दूसरा क्या किया गया, इसमें जो है रिजर्वेशन दिया गया। किसको रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया इसमें किसको, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज, इनको जो है इसमें रिजर्वेशन दिया गया। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी जिसको बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। तो शेड्यूल्ड कास्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आपका आ जाएगा ट्राइबल पीपल्स जो है, जैसे जो झारखंड में है संथालीज एंड ऑल, ये सब ट्राइबल पीपल्स हो गए। शेड्यूल्ड कास्ट में आपको जो जूता बनाते हैं या फिर जो मोची वगैरह सब जो है, मोची वगैरह सब, जिसको पता नहीं मुझे ये क्या इसको आप लोग बोलते हैं, इसको जातिवाद के टर्म्स में, क्योंकि जातिवाद में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, ये बहुत ही भद्दा और घिनौना चीज है, लेकिन फिर भी जो मोची वोची के जात, जो मोची वोची हैं उनको ये रखते हैं। और ओबीसी में जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट में आपको यादव्स हो गए, तो इन लोग को क्या है ओबीसी में रखा गया। तो इन लोग के लिए क्या हो गया, कुर्मीज हो गए है ना, तो इन लोग के लिए क्या हो गया, अलग से जो है इन लोग के लिए रिजर्वेशन किया गया। एक और रिजर्वेशन किया गया, उसमें बिहार ने सबसे पहले वो रिजर्वेशन किया था, वो था रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स इन द पंचायती राज, है ना। रिजर्वेशंस किसके लिए, रिजर्वेशंस फॉर वुमेन्स इन द पंचायती राज, है ना, किसके लिए, महिलाओं के लिए जो है रिजर्वेशंस किया गया। आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन वाज रिजर्व्ड फॉर द वुमेन्स, रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन एटलीस्ट 1/3 पोजीशन, है ना, इन एटलीस्ट 1/3 पोजीशन, है ना, 1/3 पोजीशन जो है वो महिलाओं के लिए वो सुरक्षित किया गया कि इससे ज्यादा भागीदारी हो, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी हो। हम ये भी कहते हैं कि हमारा संविधान ये भी कहता है कि एटलीस्ट 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को मिलनी चाहिए हमारे राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी आधी प्रतिशत महिलाएं भी जो है अभी राज्यसभा और लोकसभा में नहीं है ना। तो रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को। और फिर लास्ट में क्या गया, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया जिसे हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पूरे रूप से इसकी जो प्रक्रिया है इलेक्शंस को उसको देखती है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया जिसको हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया इसके लिए। जैसे कि अभी चुनाव हुए हैं बिहार में, आप देख लो किसने करवाया, वो ईसीआई ने कमी करवाया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वैसे ही एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि इन सभी का, इनका जो है इलेक्शंस करवाएगी, उसको सुचारू रूप से देखेगी कि वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, क्या क्या जरूरत है वहां पे। तो इन सभी चीजों के बारे में देखना जो है स्टेट इलेक्शंस कमीशन का काम है। सो द एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन द ईच स्टेट, हर एक स्टेट में है, to conduct panchayati and Raj and municipal corporation elections. The state government are required to share power and revenue with the local government. और कुछ थोड़ा जो है power और revenue जो है, little bit of power and revenue. Revenue मतलब जो पैसे का होता है, लेन देन कितना खर्च होना चाहिए, क्या कितने गांव के विकास में लगना चाहिए, कितने शहर के विकास में लगना चाहिए। तो power and revenues are shared
between the state and the local government. State and the local government. Power and revenues are shared between the state and the local government. The nature of sharing varies from state to state. और कितने हद तक पावर और रेवेन्यू शेयर होगा? पावर मतलब जो उनको पावर्स दिए जाएंगे काम करने के लिए, जिनमें उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, जिनपे उनका अधिकार है पूरा कि हम इस तरह से ये उनके पावर्स हैं, इसका इस्तेमाल करके वो काम को वहाँ पे कर सकते हैं। और रेवेन्यूज मतलब कितना इनकम जो जनरेट होता है। रेवेन्यू मतलब कुछ नहीं होता, जो पैसा जनरेट होता है काम करने के लिए, इनकम जो आता है उसी को हम बोलते हैं पावर एंड रेवेन्यूज। तो आपने देख लिया ये सब चीज किया गया जब ये कमीशन बंद किया। तो पहला क्या किया गया? इलेक्शन होना था पहले 5 साल में, तो हर 5 साल में इलेक्शन होना ही होना है ना। पहले ये रेगुलर नहीं था, बाद में इसे रेगुलर कर दिया गया, मतलब रेगुलराइज कर दिया गया। पहले कभी होता था कभी नहीं होता था, अपने मन पे था, है ना। स्टेट जब चाहे करवाती थी, नहीं मन करता नहीं करवाती थी, लेकिन अब इसे रेगुलराइज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बन गया है। दूसरा रिजर्वेशन मिल गया है SC ST और OBC को। तीसरा रिजर्वेशन महिलाओं को मिला है, और 1/3 जो सीट है वो ऑलरेडी रिजर्व है महिलाओं के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, इसको हम प्रेज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। फिर चौथा, स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया है ताकि इसका प्रॉपर रूप से इसका इलेक्शन हो सके समय पर, और पावर और रेवेन्यू जो है वो बांटा गया है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। Now, the rural local government is popularly known as the Panchayati Raj. Each village or a group of village in some state has a Gram Panchayat. This is a council consisting of 7 ward members. अब ग्राम पंचायत होता है, उसमें कितने वार्ड मेंबर्स होते हैं, है ना। ग्राम पंचायत होते हैं, उसमें ग्राम पंचायत में 7 वार्ड मेंबर्स होते हैं। ग्राम पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत में आपको 7 वार्ड मेंबर्स होते हैं। ग्राम पंचायत में 7 वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑफन कॉल्ड एज द पंच, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम पंच भी बुलाते हैं। एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच, और इनका एक मुखिया होता है। इन सभी वार्ड मेंबर्स का एक जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सरपंच बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सरपंच बोलते हैं। They are directly elected by the people using the by all the adult population living in that ward or the village, है ना। वो उनसे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। It is a decision making body for the entire village. The पंचायती राज, the पंचायत works under the overall supervision of the ग्राम सभा, है ना। और ये पूरी पंचायत किसके अंदर काम करती है? ग्राम सभा के अंदर काम करती है। All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year. एक साल में, 1 ईयर में कितने बार मीटिंग होनी चाहिए? मीट कितना? 2 या 3 बार तो होनी चाहिए। 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स तो मीटिंग होनी चाहिए, जो कि अमूमन होती नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से देखें, लिखित रूप से देखें, तो हमारा संविधान ये कहता है कम से कम एक साल में 2 से 3 बार जो है ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, ताकि विलेज में क्या हो रहा है, क्या क्या काम पेंडिंग है, क्या क्या काम और होना है, कहाँ कहाँ और डेवलपमेंट होना है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा हो सके। ना कि जातिवाद पे चर्चा हो, कौन जात हमारा है, कौन जात का भला करना है। मुखिया लोग करते हैं, कितना पैसा लेना है भाई, सैनिटेशन के लिए पैसा आया, बाथरूम बनाने के लिए पैसा आया, लैट्रिन बनाने के लिए पैसा आया, 2000 रुपया सरकार दिया, 1000 रुपया मुखिया खा गया। मुखिया बोला अगर पैसा ये 1000 रुपया तुमको चाहिए तो हमको 1000 रुपया देना है, वरना 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों के लिए ग्राम सभा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ों के लिए नहीं, सरकार कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी चीज़ों के लिए जगह नहीं दिया हुआ है जो लोग करते हैं ना। इसके लिए ये होना चाहिए कि नहीं, कि किस तरह से सभी को सबका हक प्रॉपर रूप से मिलना चाहिए। राशन कार्ड सभी को प्रॉपरली मिलना चाहिए। अगर सैनिटेशन के लिए सरकार से योजनाएं आए हैं, घर बनाने के लिए सरकार से योजनाएं आई हैं, तो हर सभी को उसका लाभ पूरी तरह से मिलना चाहिए। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. The local government structure goes right up to the district level. A few Gram Panchayat are grouped together to form what is usually called a Panchayat Samiti. अब ग्राम पंचायत को, अब क्या है, कुछ ग्राम पंचायत को, few ग्राम पंचायत को मिला के, few ग्राम पंचायत, मान ये ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत, ये इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं? पंचायत समिति बनाते हैं। पंचायत समिति बनाते हैं ना। इन सभी को मिला के क्या कर देते हैं हम? पंचायत समिति।
तो पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ 7 वार्ड मेंबर्स। एक ग्राम पंचायत में 7 वार्ड मेंबर होते हैं। उन सभी वार्ड मेंबर का एक हेड होता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग इलेक्ट हुए, इनमें से उनका कोई एक मुखिया है। मान लीजिए ABCDEFG इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं, ये सब वार्ड मेंबर्स हैं, इनमें से ए इनका मुखिया हुआ, वो उनका हेड हुआ। ठीक है, तो ये किसमें आता है, ये ग्राम पंचायत में आता है। इनकी मीटिंग क्या एक साल में 2-3 बार होनी चाहिए। अब कुछ ग्राम पंचायत, मान लीजिए एक गांव है उसमें 5 ग्राम पंचायत है, एक गांव है उसमें 5 ग्राम पंचायत है। इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, एक पंचायत समिति बना देते हैं। इन सभी को मिला के 1PS मतलब एक पंचायत समिति बना देते हैं। 5 ग्राम पंचायत मिलके एक पंचायत समिति बन गई। ठीक है, समिति, पंचायत समिति। और ब्लॉक और मंडल, इसी को हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक भी बोलते हैं, है ना। जहां आपका बीडीओ बैठते हैं ना, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, तो ये कहाँ बैठते हैं, यहीं पे। इन सब 5 ग्राम पंचायत को मिला के एक पंचायत समिति बना या ब्लॉक बना, जहां पे हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है, BDO, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं। बहुत जगह इसको क्या बोला जाता है, मंडल भी बोला जाता है। कई जगहों पे इसे मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, The members of this representative bodies are elected by all the पंचायत मेंबर्स। सभी का इलेक्शन कैसे होता है, लोग वोट करते हैं, उन्हीं में सभी को चुना जाता है। All the पंचायत समितिज और मंडल्स इन a district together constitute the जिला परिषद। और ये जो सभी पंचायत समितिज हैं, ये जितने पंचायत समिति हैं, मान लीजिए 10 पंचायत समितिज हैं, इन 10 पंचायत समितियों में मिला के क्या होता है, एक जिला परिषद होता है। इन 10 पंचायत समिति को मिला के क्या होता है, एक जिला परिषद होता है। तो अब आप हायरार्की समझ रहे हैं क्या हो रहा है। ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, वार्ड मेंबर्स हो रहे हैं, फिर फ्यू ग्राम पंचायत मिला जा रहे हैं तो पंचायत समिति हो जा रहा है ना। आपको बताता हूं, जैसे ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, देखिए 7 वार्ड मेंबर्स को मिला दिए तो ये बन गया आपका GP ग्राम पंचायत। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 7 ग्राम पंचायत को मिला दिए तो ये आपका क्या हो गया, पंचायत समिति एक, है ना। ये हो गया 1 ग्राम पंचायत, ये हो गया 1 पंचायत समिति। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 7 पंचायत समिति बना दिए तो ये क्या हो गया, एक जिला परिषद हो गया। ये क्या हो गया, एक जिला परिषद हो गया। आपको समझ में आ रहा है। 7 वार्ड मेंबर को मिलाए, है ना, जिसमें से क्योंकि उसका एक मुखिया भी होता है जिसे हम सरपंच बोलते हैं, तो एक ग्राम पंचायत बना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी कोई स्टेट है X, वहां पे कोई एक विलेज है X, वहां पे 7 ग्राम पंचायत को मिलाए तो एक पंचायत समिति बना। और फिर अगर वहां पे 7 पंचायत समिति बना दिए तो एक जिला परिषद बना। अब इसमें क्या होता है जिला परिषद में, कि जिला परिषद का भी एक हेड होता है जिसको क्या बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। तो मान लीजिए पूरे उसमें मिला के अगर 7 जिला परिषद हैं तो उसका क्या होगा, एक चेयरमैन होगा जो उसका हेड होगा, 1 चेयरमैन ऑफ ऑल जिला परिषद, है ना, एक चेयरमैन ऑफ ऑल जिला परिषद। अगर 7 जिला परिषद है मिलके तो वहां पे क्या होगा, उन सभी का एक हेड होगा जिसको हम बोलेंगे चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। और इन सभी का हेड कौन होता है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM। इन सभी का बॉस कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। इन सभी को जो है इन सभी के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो इन सभी तो सभी जिला परिषद का हेड कौन हो गया, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। इनका हेड कौन हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, है ना। अमूमन आप सुनते हैं लोग बोलते हैं बड़ा हो गया कलेक्टर है, बनेगा क्या। दुनिया में सब कलेक्टर ही बन रहे हैं बड़ा होके, है ना। और कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे लोग अच्छा कर सकते हैं, ऐसे अमूमन आप सुनते हैं और बिहार में ज्यादातर बोला जाता है। तो बेसिकली 1 चेयरमैन ऑफ ऑल जिला परिषद, है ना। 7 जिला परिषद को मिला के क्या बना, एक चेयरमैन बना जिला परिषद का। और इन सभी को क्या, इन सभी का हेड कौन हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल द पंचायत समिति मंडल्स इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। द most members of जिला परिषद are elected members of the Lok Sabha and the MLAs of that district, and some other officials of other district level bodies are also its members. जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जो मैंने आपको बताया, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद इज द हेड ऑफ ऑल द जिला परिषद। सिमिलरली लोकल बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स। ये तो आपके गांव के लिए हो गया, ये आपको विलेज के लिए हो गया।
कहाँ के लिए हो गया, विलेज के लिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है विलेज के लिए हो गया। अगर ये शहर हो जाए, अगर अब ये शहर हो जाए, विलेज के बदला मैं मिटा के यहाँ पे क्या करता हूँ, टाउन कर देता हूँ, TOWN टाउन, या फिर सिटी कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सिटी में क्या होता है, मेयर्स होते हैं, है ना। जिला परिषद के बदले सिटी में क्या होते हैं, टाउन्स में क्या होते हैं, मेयर्स होते हैं। प्रोसीजर सब कुछ वही होता है, सिर्फ हम जिला परिषद को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेयर्स बोलते हैं। सिमिलरली द लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन, बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, है ना। बड़े शहर में देखेंगे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक म्युनिसिपल बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उसके अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे बांट दिए जाते हैं। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ भी सारी प्रोसेस सेम है, बस वहां पे जिला परिषद होता है, ग्राम पंचायत होता है, समितिज होती है, ब्लॉक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जिसका भी हेड क्यों होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM ही होता है, और फिर उसके नीचे अलग अलग म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है। म्युनिसिपल चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, है ना। और जो म्युनिसिपल जो इनका चेयर, जैसे जिला परिषद में क्या होता है, 7 जिला परिषद का एक चेयरमैन, तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, हर एक म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्ट करके हर एक म्युनिसिपैलिटी से आएंगे, उनका एक चेयरमैन होगा, वो उनका हेड होता है। इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच ऑफिसर इज नोन एज द मेयर, और उसको क्या कौन हम बोलते हैं, उसको हम मेयर बोलते हैं। जैसे जिला परिषद में होता है जिला परिषद और डेप्यूटी जिला परिषद भी होता है, वैसे मेयर में क्या होता है, मेयर होता है और डेप्यूटी मेयर होता है। एक मेन हेड होगा मेयर और एक होगा डेप्यूटी मेयर। DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही सिर्फ मत समझिएगा, DM को मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, इसको बोलते हैं डेप्यूटी मेयर। तो वैसे जिला परिषद में भी होते हैं, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद होता है, फिर हो गया डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ जिला परिषद, है ना, दोनों होते हैं इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो है हमारा सबसे बड़ा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में क्या है, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो पूरे विश्व में जो किया गया, ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। करीब 36 लाख लोग, 36 लाख पीपल आर इलेक्टेड, है ना। 36 लाख लोग पूरे देश में, पूरे भारत में करीब 36 लाख लोग इलेक्ट होते हैं। और ये जो 36 लाख का आंकड़ा है, ये कई देश के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है ना। ये कई देश के आबादी से भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and the municipal corporations and municipalities all over the country, पूरे देश में। This number is bigger than the population of many countries in the world। और ये जो नंबर है कई देशों के पूरे आबादी से भी बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy, है ना। इसमें क्या महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और लोग जो है अपने जगह के, अपने गांव के, अपने शहर के बारे में सोचते हैं और उसके लिए काम करने का प्रयास करते हैं। At the same time there are many difficulties, लेकिन इसमें बहुत सारे अड़चन भी हैं। While elections are held regularly and enthusiastically, ग्राम सभाs are not held regularly, है ना। लेकिन अब तो लगभग ये सब भी सुचारू रूप से हो गया है। पहले क्या होता था कि विलेज को उतना औहदा नहीं दिया जाता था, विलेज गांव को उतना औहदा नहीं दिया जाता था, तो वहाँ क्या होता था कि वहाँ पे इलेक्शंस कभी होते थे कभी नहीं होते थे। अमूमन शहर में ही इलेक्शंस समय पर होते रहते, लेकिन अब क्या है, अब सभी जगह पे जो है इलेक्शन सुचारू रूप से और सही समय पर होते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। लेकिन ये बात सही है कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी उतनी पावर्स अपनी लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिए हैं जितने उनको देनी चाहिए, ताकि वहाँ की जगह की प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रॉपर रूप से वहाँ के लोगों की, वहाँ के मान लीजिए जो भी है वहाँ पे खेतों की, वहाँ पे नालों की, सड़कों की प्रॉपर, वहाँ की पढ़ाई की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। नॉर have they given adequate resources, और ना ही उन्हें adequate resource दिया गया है। We are thus still a long way for realizing the ideal of self government, और अभी भी हम बहुत दूर हैं उससे कि जो प्रॉपर रूप से उन्हें जो है सही तरीके का, उन्हें जो सही मायने में उन्हें पावर और सही मायने में उन्हें रिसोर्स और सही मायने में उन्हें रेवेन्यू दिया जाए। सही मायने में पावर, रिसोर्स और मनी एलोकेट किया जाए
मनी एलोकेट किया जाए ताकि वो सुचारू रूप से अपने वहाँ पे अपने कस्बे का, अपने गांव का, अपने शहर का सुचारू रूप से सभी के साथ में लेके क्या कर सके, डेवलपमेंट, इन सभी को साथ में लेते हुए क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। और फिर अगर हमारा गांव बढ़ेगा, है ना, तो हमारा देश भी, कंट्री भी आगे बढ़ेगा, है ना। वी नीड स्मार्ट विलेजेस, है ना, वी नॉट ओनली नीड स्मार्ट टाउन्स बट वी ऑल्सो नीड स्मार्ट विलेजेस प्लस स्मार्ट टाउन्स, और your cities will give you an incredible country like India। incredible country मिलेगा हमें। फिर अतुलनीय भारत तभी होगा जब हमारे पास स्मार्ट विलेजेस होंगे, स्मार्ट टाउन्स होंगे, तभी हम कह सकते हैं अपने आप को इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत। ठीक है, तो आज ये जो है आपका 4th एंड फाइनल क्लास था फेडरलिज्म चैप्टर के ऊपर, और ये आपको जो मैंने आज बताया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको लगभग सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है। किताब को भी इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ क्योंकि कई लोग फिर बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं किताब को भी लाइन बाय लाइन पढ़ देता हूँ, वरना उसकी ज़रूरत एक्चुअली में नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए वो चीज़ें और आसान हो सके। ठीक है, तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग पढ़िए। कोई भी आपको मुश्किल हो तो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे डालिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल एंड टू ऑल द गार्जियंस ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल। आई एम इंजीनियर कुमार हर्षवर्धन एंड आई हैव बीन टेकिंग क्लास ऑन बिहाफ ऑफ प्राइड इंडिया सेंट्रल स्कूल राजधाम खगड़िया, and the topic was federalism. So thank you so much. So in the next class we will meet up with some new chapter। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, इसको ठीक से पढ़ें, इसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें, और मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे। जहाँ कहीं भी कुछ दिक्कत आए तो आप हम जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।